यहां पर इससे पहले विधायक जिनको आपने चुना वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया, जिसके कारण से बाई इलेक्शन आया। 4 महीने पहले मैं यहां आया था, कुछ गांव में गया था और मैंने एक बात कही थी कि ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, विधायक चले गए हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी विधानसभा में बने तो मैं, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस हूं, आप ये मत मानना कि हमारा विधायक कोई नहीं है। जब तक नया विधायक आप नहीं चुनते तब तक मैं आपका विधायक रहूंगा, और मैंने ये घोषणा की थी। और उसके बाद हर गांव के सरपंचों से, दोनों पार्टियों के हमारे नेताओं से, सामान्य लोगों से मीटिंग कर करके उन्हें पूछा कि आपके इलाके में किस चीज की जरूरत है, क्या आपकी समस्या है, क्या आपकी मांग है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इन 4 महीने में जो बताया वो सारे काम हमने करवाए हैं। सरपंचों को जितना पैसा भेजना चाहिए था वो भेजा है। आचार संहिता के नाते कुछ पैसा रुक गया, काम शायद नहीं करवा पा रहे होंगे, लेकिन जब पैसा आ गया है तो 11 तारीख के बाद सब अपना काम भी कराएंगे। चाहे यहां बिजली के काम थे, पीने के पानी के लिए कई ट्यूबवेल लगवाए, नहर के पानी के लिए जहां नहरी व्यवस्था कमजोर थी वहां भी उनको पानी सिंचाई के लिए भिजवाया, ड्रेन नंबर 8 में पानी चलवाया। जितने भी विषय बताए गए वो सारे काम, गली नाली सड़कों के लिए करोड़ों रुपए सरपंचों के खातों में भेजे। इन 4 महीने में 165 करोड़ रुपया ये हमने भेजा है विकास के काम के लिए। इससे पहले जो 6 साल में आया है वो तो सैकड़ों करोड़ रुपया अलग है, लेकिन मैं केवल 4 महीने की बात बता रहा हूं। तो मित्रों, एक बात का भरोसा आपको दिलाने आया हूं कि जो हम कहते हैं वो जरूर करते हैं, जो हमको नहीं करना होता उसको कभी कहते ही नहीं है। ये मनोहर लाल का एक वचन है कि जब जो कहा उसको पूरा किया है, वरना मैं अड़के खड़ा गया हूं, ये नहीं करना है। अब आपको चुनाव के दिनों में, या पहले भी आपने पिछली सरकारें देखी, लुभावने नारे खूब दिए गए जो पूरे नहीं हुए। हमने जो कहा उसको पूरा भी किया है, आगे भी करेंगे। कुछ वादों का जिक्र भाई योगेश्वर जी कर रहे थे। 2 कॉलेजों में, एक में तो क्लासेस भी शुरू हो गई है, मैसवाल में हो गई क्या क्लास शुरू हो गई। दूसरा कथुरा, अगले सेशन से पहले कोई भी बिल्डिंग देख करके यहाँ क्लासेस शुरू कर देंगे, साथ साथ कॉलेज की बिल्डिंग बनानी शुरू कर देंगे। यहाँ दूसरा कहा है, दूसरा बड़ौदा में, दूसरा बड़ौदा में हो तो कथुरा में कोई फायदा हो जाएगा, कोई बात नहीं, कथुरा कुछ और कर देंगे आगे। इसी प्रकार से हमने अगर बुटाना का जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है तो उनके लोगों से, सारी मैनेजमेंट से, सब लोगों से बात हो गई हमारी। निश्चित रूप से जैसे ही 11 नवंबर जाएगी उसके बाद उसके सारे प्रावधान करके उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा जैसा वो चाहेंगे वैसा कर देंगे। यूनिवर्सिटी कई प्रकार की बनती है, जैसे वहां के लोग चाहेंगे वैसे ही बनाएंगे। IMT की बात कही गई, हम ऐसे नहीं है कि IIT बना भी देंगे और उसके बाद रोहतक में IIT बनी हुई IMT। इस ढंग से अनाप शराब उसके पैसे लगा दिए कि आज तक वहां लेने वाले लोग नहीं पहुंच रहे, रेट इतने भारी हो गए हैं। हमने कहा नहीं, हम जो उद्योग लगने वाला है उसकी मंशा के हिसाब से और किसानों की मंशा के हिसाब से, जिन्होंने रोजगार लेना है, किस तरह का रोजगार लेना है, उनकी मंशा के हिसाब से तीनों का तालमेल बैठा करके, और इस बड़ौदा विधानसभा में जहां हमको 1000 एकड़ जमीन मिलेगी वहीं IMT बढ़ाने का वायदा हमारा पक्का है। हैफेड की चावल की मिल, ये भी हमने हैफेड से क्लियर करा लिया है। तो कल जी हमारी 10 मिलें पहले चलती हैं, हमने एक नई मिल और बनाई है, कहां बनाए? मैंने कहा इस समय तो मौका बड़ौदा विधानसभा में है, जहां चावल ज्यादा होता है वहां बनाओ। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज ये ठीक है कि यहां की डिमांड के हिसाब से तो शायद नहीं बने होंगे। राष्ट्रीय योजना के KMP सड़क खत्म होती है कहां? कुंडली में खत्म होती है। कुंडली से ही वो नेशनल हाईवे चलेगा और उसका रास्ता यही गोहाना के पास से बड़ौदा विधानसभा से होते हुए जींद और नरवाना की तरफ से जाते हुए सीधा अमृतसर, जम्मू और कटरा, यहां तक वो जाने वाला है एक्सप्रेसवे। यानी इस रास्ते से अगर कटरा जाना हो, आज सड़क के रास्ते से जाए तो 16 घंटे लगते हैं, और इस रास्ते से जिस दिन ये नेशनल एक्सप्रेसवे बन जाएगा 8-9 घंटे में कटरा पहुंच जाएंगे।
5 घंटे में अमृतसर पहुंचेंगे। तो एक बहुत बड़ा विस्तार, इसी प्रकार जो पहले से नेशनल हाईवे यहां के बन रहे हैं उसका काम शुरू हो गया है। और जहां सड़कें बन जाती हैं वहां कोई कारण नहीं है कि वहां विकास नहीं हो। सड़कें बनाओ, विकास करते चले जाओ, क्योंकि हर कोई आदमी बाहर का भी प्राइवेट इंडस्ट्री लगाने वाला भी आता है, वो कहता मैं वहीं जाके खोलूंगा जहां सड़क से मैं जल्दी पहुंच सकूं। दिल्ली का आदमी 1 घंटे में आया करेगा, आज तो 2.5 घंटे 3 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। अगर दिल्ली से धारूड़ा बावल पहुंचने के 1.5 घंटे में वहां इतनी इंडस्ट्री लग सकती है, तो फिर कुंडली से यहां आते हुए अगर आधे पौने घंटे में पहुंच जाएगा तो यहां इंडस्ट्री क्यों नहीं आएगी? आएगी। कुछ सरकार लगाएगी, कुछ अपने आप आएगी। मित्रों, काम करने के नाते बहुत बढ़िया कथूरा गांव कहते हैं कि 2000 किले जमीन देने के लिए तैयार हैं आईएमटी के लिए। मैं अगर 2000 एकड़ कथूरा देने के लिए तैयार है तो निश्चित रूप से कथूरा को पहली प्राथमिकता रखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कथूरा की समस्याएं भी मुझे बताई गई। यहां का किसान कितना परेशान है। वर्षा आती है, बहुत सा इलाका ऐसा है जब पानी भर जाता है और पानी भरने के बाद वहां पर किसान को परेशानी होती है, खड़ी फसल खराब हो जाती है, अगली फसल बो नहीं सकते। इस बार तो हमने टेम्परेरी व्यवस्था करके और वहां का पानी की निकासी खूब कराई है। मैं आपको वादा करता हूं, पूरा सोनीपत जिला हमने योजना बना ली है ये कि ये समस्याएं आगे आने नहीं देंगे। पहली बात तो पानी आएगा, जितना जमीन के अंदर डाल सकेंगे उतना जमीन में डालेंगे रिचार्जिंग के लिए। बचा पानी चाहे आपकी ड्रेन के माध्यम से, चाहे नई ड्रेन बनानी पड़े, हर खेत तक जो पानी खड़ा होता है वो सारा ड्रेन के माध्यम से बाहर जाएगा। किसी किसान को समस्या नहीं आने देंगे। हम लोगों ने किसान की बात हमेशा आगे रखी है। मुआवजा, कोई भी किसान का नुकसान हुआ है उसमें मुआवजे में ये सरकार पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए बांट चुकी है। अगर निजामपुर के लोग यहां बैठे हों, कोई है निजामपुर का बैठा हुआ? दूर है गांव निजामपुर का, यहां से दूर है। मुझे याद है कि इस विधानसभा के निजामपुर गांव में चेक बांटने के लिए मैं आया था और 8-10 करोड़ रुपया उस गांव के लोगों को मुआवजा मिला था, निजामपुर के लोगों को। तो इसलिए हर गांव के अंदर यहां सैकड़ों यानी 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ का मुआवजा भी उनको मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिला हो और चाहे हरियाणा सरकार ने दिया हो। हरियाणा सरकार 12,000 रुपया मुआवजा देती है, जबकि पिछली सरकारें 1800, 2000, 2500, आखिरी उनका 5000 था। हमने 5000 से सीधा एकदम 12,000 रुपए किया था। तो इसलिए मित्रों, किसान की कोई नुकसान होने की कभी कोई गुंजाइश होती है, हम उसको पूरा करते हैं। सब्जियां भावांतर भरपाई योजना में कि नफा हो तो सारा, घाटा हो तो सरकार का, मंडी में जाके बेच जाओ, सड़क पर फेंकने की जरूरत नहीं है। जिस घाटे में बेचेगी वो सरकार देगी। और हमने भावांतर भरपाई योजना से सब्जियों का ये लागू कर दिया। 19 सब्जियां ऐसी हैं। संयोग से अभी तो सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं। किसान को तो फायदा ही है, पब्लिक को चाहे उसका परेशानी है, किसान को तो फायदा है। लेकिन कभी सस्ती हो जाए तो उसका लागत मूल्य तक किसान को जरूर मिलेगा, ये गारंटी हमने उसमें ली है। किसान आसानी से अपनी फसलों को ठीक से बेच सके, मुआवजे में उसको समस्या ना हो, बैंकों से झगड़े ना हो, कंपनियों से झगड़े ना हो। हर एक किसान का लेखा जोखा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अब हमने नई चीजें की हैं, इसलिए की हैं कि सबकी सुविधा रहेगी। किसान को योजना पानी आ जाएगी, मंडियों को भीड़ नहीं लगेगी। जिसको जब SMS जाए भाई अपनी लेके आ जाए, उसे लेके पहुंच जाए, वहां मिल जाएगी। एक समस्या पिछले दिनों में आई, क्या? पेमेंट लेट हुई। मानता हूं मैं 5, 7, 8 दिन शुरू में पेमेंट बहुत लेट हुई, क्योंकि जब नई व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं कई उसके अंदर समस्याएं आती हैं बैंकों से के माध्यम से। और हमने नए खाते जो किसानों के खाते हैं, 70% किसानों के खाते ऐसे हैं जिसमें सीधी पेमेंट गई है, केवल 30% आड़तियों के माध्यम से। किसानों के खाते में सीधी पेमेंट गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? आई है। कभी नहीं आती थी पहले घूम घुमा के आती थी, नगद पैसा तो मिलता ही नहीं था। आपके कुछ पैसे उसने अपने काट लेने, बाद में घर में ब्याह शादी आ गई, उसके जाके टूम ले आओ, लत्ता ले आओ, कपड़ा ले आओ, उससे जाकर वो दिलवा देता था। आपको खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, वो अपने दिलवा देता था। कभी 100-200 रुपए बालक के फीस के भरने होते वो आ जाकर ले आते थे, बाकी कोई पैसा हाथ में किसान का नहीं आता था। आज किसान के हाथ में लाखों रुपए आते हैं, अपनी मर्जी से खर्च करेगा, जिसको देना देगा, फालतू में कोई नहीं लेगा। और जो किसान की उम्र आयु हमने डबल करनी है, उसकी आमदन अगर डबल करनी है तो ये भी उसका प्रकार है कि खाते में सीधा उसका हाथ पहुंचे, उसके खाते में रकम पहुंचे, उसके हाथ में पहुंचे, ठीक से खर्च करेगा।
गलत ढंग से उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। बैंकों से 0% पर हम ब्याज दिलाते हैं, और ये बीच में जो लोग हैं वो आपके ब्याज के कितने कितने परसेंट देते हैं आपको ज्यादा पता है। आमदन बढ़ाने के लिए हमने काम किए। इसी प्रकार हमने हर वर्ग के लिए, शिक्षा के लिए पूरे हरियाणा में अच्छी शिक्षा बालकों को कैसे मिले, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनके लेवल अच्छे ऊंचे, सांस्कृतिक मॉडल स्कूल, इस नाते से 123 स्कूल हमने हरियाणा में खोल लिए हैं, और 1000 प्ले वे स्कूल जिसके अंदर अंग्रेजी की शिक्षा शुरू में दे सके। हिंदी अंग्रेजी दोनों होंगी, हिंदी गायब होगी ऐसा नहीं है, लेकिन आज अंग्रेजी का बचपन में ही अगर थोड़ा बेस अच्छा बनेगा तो आगे चल करके उसके कंपटीशन में और बाकी पढ़ाई में अच्छा हो सकेगा। स्पेशल भी हमने सेंटर खोले हैं, सुपर 100 नाम से 2 सेंटर खोले। आपको हैरानी होगी, 1 साल के अंदर उसका रिजल्ट आया है, 25 बच्चे तो नीट में लगे हैं और 72 बच्चे जेईई में लगे हैं या उल्टे होंगे। कुल मिला के 97 बच्चे जो हैं इन परीक्षाओं में जाकर के पास हुए हैं। किसी स्कूल के सेंटर के इतनी बड़ी संख्या में बच्चे नहीं गए हैं, लेकिन वहां पढ़ाई की व्यवस्था विशेष की जाती है। और अपने यहां भी इस प्रकार के स्कूल निश्चित रूप से खुले होंगे, और जो नए खुलने उसमें यहां भी उसका योगदान होगा। अच्छे पढ़ लिख करके नौजवान आगे बढ़ेगा, उसको बहुत सुविधाएं हैं। ये नौकरी बांटने का, जो रेवड़ियां बांटने का काम पहले करते थे, तू मेरा मैं तेरा, आओ खाज करें एक दूसरे को, करते रहते थे, बांटते रहते थे, क्लेम करते थे हमने 50 नौकरी दे दी, 100 नौकरी दे दी। मनोहर लाल कहता भाई नौकरी तो 80,000 लगी है, लेकिन मैंने एक भी नहीं दी है। जो लिए हैं नौजवानों ने अपने बल के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर लिए, उनका काम है ले जाने वालों का। हमने कंपटीशन खड़ा कर दिया, पढ़ो लिखो होशियार बनो, और जिसको नहीं मिलती वो भी राजी है। वो कहता अन्ना झेला भी नहीं खर्च करना पड़ा, पता भी लग गया कि मैं कमजोर हूं, अगली बार फिर ट्राई करूंगा। थोड़े लगती है पढ़ाई की, लाइब्रेरी में बैठने की जगह नहीं मिलती, तो आज व्यवस्था परिवर्तन का हम काम कर रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तन के काम में कांग्रेस जो है वो यथास्थितिवादी पार्टी है। कभी कोई बदल करने की इच्छा नहीं रहती, जैसा चल रहा चलता रहे। बदल करने में उनको पता है कि बहुत बड़ी तकलीफ होती है उनको, उनके कई सिस्टम बंद हो जाते हैं। ये जो दौड़ कपड़ियां चला कर दे ना, जिनका धंधा ये था, हमने सारे रास्ते बंद कर दिए, उनके दौड़ कपड़ियों के सारे कुर्ते पजाके निकाल करके कुर्ते और कुर्तियों पर टंगवा दिए। बेचारे बेरोजगार तो हो गए हैं, लेकिन हमें सहानुभूति है। कुछ करो, अपना करो, धंधा करो, 10 नाखून की कमाई आनी चाहिए, फिर अपने परिवार को पालो। ये गलत धंधे करने वालों के लिए नहीं बर्दाश्त करेंगे। कई हमने काम किए, रजिस्ट्रियां उसको ठीक कर दी, तहसीलों में जो धंधे चलते थे वो बंद कर दिए। अभी आरटीए ऑफिस, उनमें खूब रिश्वतें चलती थी, पिछले महीने ही उस सारे काम ने ओवरऑलिंग कर दी है। तो ऐसी एक एक चीज की ओवरऑलिंग करना ये हमारे एजेंडे पर है। और आगे हम एक नई व्यवस्था करने भी जा रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र हर परिवार के खाते बनेंगे। उस परिवार में कौन मेंबर, क्या उसकी जरूरत है, घर बैठे उसको पहुंचाएंगे। और कौन क्या काम कर सकता है सरकार के लिए, प्रदेश के लिए, उसकी योग्यता है, उसको भी बुला के लाएंगे कि तुम्हारी ये योग्यता है, घर के बैठे हो, काम में लगो। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो स्कूल नहीं जाते स्कूल पहुंचाएंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो विशेष मेहनत करेंगे, रोजगार नहीं मिला तो रोजगार दिलाएंगे, स्किलिंग के ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, हुनर सिखाना पड़ेगा, वो सिखाएंगे। किसान है, छोटा किसान है, उसकी आमदन कैसे बढ़े, इसकी चिंता करेंगे। जो बहुत छोटी हो गई है, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 3 एकड़, 2-3 एकड़ में आज अच्छी खेती करेगा तो वो 2 लाख 3 लाख भी कमा सकता है। उसके लिए हमने जो हमारे प्रगतिशील किसान है, प्रोग्रेसिव किसान, उनको बुलाया था कि अपने जिम में 10-10 किसान लो शुरू में। आपके यहाँ सोनीपत जिले में भी बहुत है प्रगतिशील किसान। मनौली गांव में गया था, बहुत बड़े उन्होंने अपने खेती के अच्छे प्रबंध कर रखे हैं, दिल्ली सप्लाई करते हैं सब्जियां, ग्रीन हाउसेज बना रखे हैं। अब उनको आगे भी अपने आसपास के 10 किसानों को ऐसा ही बनाओ अपने जैसा, आपको इनाम देंगे। उसमें से आगे बढ़ना। हमने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है, पहले एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, अब हॉर्टिकल्चर भी बना दी। लुवास अलग से दूसरी चल रही है पशुपालन के नाते। तो ये सारे काम अपने नौजवान को काम कैसे मिले, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाए। जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, कांग्रेस ने बहुत बताया है कि 3 कानून हैं, इससे मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। भाई हमारे किसान भाई थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया तो बहुत जल्दी बहक भी जाते हैं। हमने कहा महीने भर बात करेंगे। आज मुझे बताओ, एमएसपी खत्म हुई क्या, मंडियां बंद हुई क्या, तो कैसे बंद हो जाएगी? ये मंडियां तो रहेंगी,
उन कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने एमएसपी पर बेचो। पहले एक दुकान होती थी, उसको दो दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी है और एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। एमएसपी को वही रखेंगे। कांग्रेस झूठ बोल करके बहकाए नहीं, झूठ बोलने की आदत शुरू से पड़ी है इनको। 134 साल पुरानी पार्टी हो गई है। शुरू में तो ठीक ठाक चली, बाद में झूठ बोल बोल के बहकाने का काम। कई उदाहरण हैं। अभी पीछे 370 जम्मू कश्मीर में हटाने की बात आई थी तो ये कांग्रेस की कहते थे ना इसको मत हटा देना, इसको हटाओगे तो जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो जाएगा। 1 साल हो गया 370 हटे हुए, खून खराबा हुआ क्या? शांति हुई कि नहीं? ऐसे ही एक बिल आया था CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये कहा था कि बाहर के 3 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां से 4-5 वर्ग हमने तय किए थे कि ये लोग अगर वहां परेशान हैं, इनकी इज्जत पर हाथ डलती है, तो ये वहां चाहे तो भारतवर्ष में आकर के नागरिकता ले सकते हैं। जब वो पास किया तो उन्होंने शोर मचाया, शाहीन बाग जैसे धरने के ऊपर लोगों को उकसाया, महीनों धरने चलते रहे कि अगर CAA लागू हो गया तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। कोई खून की नदी बही क्या? कहीं नहीं बही। जब पाकिस्तान शरारत करता था तो मुकाबला करने के लिए जब इनकी सरकार होती थी, हमेशा डराते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर दिया तो दुनिया के लोग हैं और न्यूक्लियर बम हमारे ऊपर डाल देंगे। क्या कोई पाकिस्तान, जब हमने बम मारा उनके बालाकोट के ऊपर, कोई पाकिस्तान में कुछ हुआ क्या? हुआ पाकिस्तान की ओर से कुछ आया? कुछ नहीं आया। ऐसे ये 3 कानून के बारे में डराते हैं। मेरा भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है। तीनों कानून ये किसान के हित में हैं, किसान की आमदन बढ़ने वाली है, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति जो है, सांस फूली पड़ी है बड़ौदा में, एकदम सांस फूली। शुरू में जब आए कहते थे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, अब भाई बीजेपी के कैंडिडेट की या गठबंधन के कैंडिडेट की, योगेश्वर दत्त की तो जमानत जब्त होगी। ये शुरू में यहां से चले थे। बाद में जब हमने योजनाएं बढ़ाई, हमारे नेता घर घर जाने लगे, गांव-गांव जाने लगे, तो कहने लगे भाई बीजेपी लोग घर घर जा रहे हैं, तुम भी घर घर जाओ। फिर उस लाइन पर आ गए। आज बापू बेटा के अलावा और कोई नहीं उनके पास घूमने के लिए। यहां सारी पार्टी बैठी है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला क्या, JP दलाल क्या, हमारे दुष्यंत भाई भी कल से अपना शुरू करेंगे, वो आएंगे। दिग्विजय सिंह यहाँ बैठे हैं, इनके अपने नेता वो सारे यहाँ बैठे हैं। इसी प्रकार भाजपा के नेता, मेंबर पार्लियामेंट सब बैठे हैं। पूरी टीम बना करके, गांव-गांव की टीम बना करके सब जगह जा रहे हैं। लेकिन इनके नेता 2 के बाद तीसरा नहीं आ रहा है, क्योंकि भय लगता है। इनके तो कैंडिडेट भी ना मुझे नहीं चाहिए कोई भी। एक वीडियो सुनी थी मैंने कि मुझे नहीं चाहिए कोई भी, पसीने आ रहे हैं। और भाई जहां तक इनके कैंडिडेट का सवाल है, जिस दिन खड़ा किया उससे पहले तो किसी ने, हमने तो नाम नहीं सुना था, बड़ौदा वाला ने सुना कि नहीं सुना पता नहीं, किसी को नहीं पता था कौन कैंडिडेट है। डम्मी कैंडिडेट लाके खड़ा कर दिया और अपना चुनाव बना लिया। आपको याद होगा मैंने कहा था कि वो खुद आ जाए, हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता उनको हराएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अब वो कैंडिडेट उनका डम्मी है, इज्जत तो उनकी खुद की दाव पर लगी है, लेकिन विश्वास आपकी ओर से मुझे हो गया है पिछले 3-4 दिन के अंदर कि हमारा कैंडिडेट भारी मतों से जीतेगा, आप लोग जिताएंगे। बड़ौदा गांव के और आसपास के जो हमारे गवांडी गांव हैं, जहां के लोग यहां आए बैठे हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप लोग समझिए, उनको अपना कैंडिडेट जिताने की कोई चिंता नहीं है। वो तो अगर चिंता कर रहे हैं तो अपनी कर रहे हैं बापू बेटा, लेकिन हम अगर जिता रहे हैं तो भाई योगेश्वर जी को जिता रहे हैं। योगेश्वर जी जीतने के बाद बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे, आपकी सेवा में दिन रात लगाएंगे। जितने काम आपके हैं हमारे पास चंडीगढ़ ले आएंगे, आधी रात आएंगे, आंख बंद करके साइन कर देंगे। और कहीं ये चैन से बैठने लगे, वैसे तो पहलवान बैठेंगे नहीं, लेकिन बैठने लगे तो मैं नहीं बैठने दो, कति चैन से नहीं बैठने दो, झंडी लगेगी।
भाइयों बहनों, एक राज और खोलना चाहता हूं, वो ये कि हमारी जब लिस्ट बनी कि चुनाव किसको लड़ाना है, तो एक इस गांव का बड़ा नेता वो भी हमारी लिस्ट में था, और संयोग से वो शुरू में था भी नंबर 1 पर। भाई योगेश्वर तो उनके बाद आते थे। मैंने योगेश्वर को बात की, भाई हम 2 लोग हो, टिकट या तो योगेश्वर को मिलेगी या उस कथुरा वाले भाई को मिलेगी। अब कथुरा वाले भाई के बाग फूटे, कथुरा का ही है ना, बाग फूटे, आगे बढ़ गया कि ना जी मैं यहां से नहीं वहां से लड़ूंगा। अगलों ने भी ठेंगा दिखा दिया, अगलों ने ठेंगा दिखा दिया। एक कहावत है कि गुरुद्वारे में एक आदमी गया तो उसने हाथ आगे करके प्रसाद ले लिया, प्रसाद लेके लालच आ गया, 2 मिनट बाद फिर वो प्रसाद जो बांटा था उसके आगे फिर अड़ गया, अपने प्रसाद वाला हाथ पीछे कर लिया, दूसरा हाथ आगे कर दिया। उस भाई ने जिसने प्रसाद बांटना था वो पहचान गया कि तू तो पहले प्रसाद ले गया था। उसने कहा ले गया था, इतने पीछे से कुत्ता आया, वो पिछला प्रसाद खा गया, वो कुत्ता खा गया, आगे से मिला नहीं। ये है हाल। लेकिन मैं एक बात की ओर ताकीद करता हूं, भले वहां से उसको धोखा मिला हो, मैं डॉक्टर कपूर नरवाल की बात कर रहा हूं। हमारे जैसा पहले कपूर नरवाल था, आगे भी वो वैसा ही रहेगा, भले वो कहीं बैठा। किसी से गलतियां हो जाती हैं, धोखे हो जाते हैं, लेकिन हम अपने साथियों को ध्यान रखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इन बातों से ऊपर उठकर, क्योंकि ये बातें हमारे योगेश्वर पहलवान के दिमाग में कभी नहीं आई। मुझे एक बात याद है इनकी,